तो ये प्रस्तावना लिखने का विचार आया कहाँ से? मतलब ये सिर्फ भारत में ही है या? नहीं, ये प्रथा तो असल में अमेरिका से शुरू हुई अच्छा। और फिर भारत जैसे कई देशों ने इसे अपनाया। ये एक तरह का स्टैंडर्ड बन गया। और भारत की जो प्रस्तावना है उसका आधार क्या बना? मतलब कहाँ से आई ये बातें? इसका आधार बना पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज, उद्देश्य संकल्प, जिसे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कहते हैं। जी। उन्होंने इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। जी। ये एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों और इरादों का खाका था। बिल्कुल। और इसे फिर 22 जनवरी 1947 को सबने मिलकर स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रस्तावना हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज हम पढ़ते हैं, है ना? इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था 1976 में। वो था 42वां संविधान संशोधन। अच्छा, इमरजेंसी के वक्त वाला। हाँ, उसी समय। तब इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता, इंटेग्रिटी। इस पर हम आगे जरूर बात करेंगे कि ये क्यों जोड़े गए और इनके मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो अगर हम प्रस्तावना को एक बार देखें, ये शुरू होती है इन दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। वी द पीपल। हाँ, और फिर भारत को कैसा राज्य बनाना है, इसका संकल्प है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जी। इसके बाद ये नागरिकों के लिए कुछ महान आदर्शों को हासिल करने की बात करती है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। बिल्कुल। और अंत में संविधान को अपनाने की तारीख दी गई है 26 नवंबर 1949। आपने बहुत अच्छे से इसका सार बताया। अगर इसे हम थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से देखें तो प्रस्तावना से हमें 4 मुख्य बातें पता चलती हैं। 4 बातें? कौन सी? देखिए, पहली बात तो ये कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, अधिकार का स्रोत क्या है। वो तो शुरू में ही साफ है, भारत के लोग। बिल्कुल। दूसरी बात, भारत कैसा देश होगा, मतलब राज्य की प्रकृति क्या होगी। हाँ, वो शब्द संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। सही। तीसरा, संविधान का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। वो आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। जी। और चौथी और आखिरी बात, संविधान कब अपनाया गया। 26 नवंबर 1949। ठीक है। हाँ। तो ये शब्द सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगते हैं, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। चलिए एक एक करके इनके मतलब समझने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द है संप्रभु, सॉवरेन। इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक किताबी बात है या? नहीं, ये बहुत ही व्यावहारिक बात है। संप्रभु होने का सीधा मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है, पूरी तरह से आजाद है। मतलब किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। ना तो किसी के अधीन है, ना ही किसी बाहरी ताकत का उस पर कोई नियंत्रण है। चाहे वो अंदरूनी मामले हों या बाहरी संबंध, भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने में। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, भारत ने आजादी के बाद भी राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य बने रहने का फैसला किया था और उसका प्रमुख तो आज भी ब्रिटिश क्राउन को माना जाता है। तो क्या इससे हमारी संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और ये उस समय भी उठा था। अच्छा। हाँ, पंडित नेहरू ने 1949 में ही संविधान सभा में ये साफ कर दिया था कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता एक स्वैच्छिक समझौता है, मतलब हमारी मर्जी से है, ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो हम जब चाहें छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। नेहरू ने कहा था कि ये भारत की संप्रभुता को किसी भी तरह से कम नहीं करता। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सदस्यता भी हमारी संप्रभुता पर कोई अंकुश नहीं लगाती। मतलब ये हमारी संप्रभुता का ही प्रमाण है कि हम ऐसे संगठनों के सदस्य बन सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते ही भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियां कर सकता है, विदेशी जमीन हासिल कर सकता है या जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन का कोई हिस्सा किसी और देश को दे भी सकता है। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं समाजवादी शब्द पर। ये तो 1976 में जोड़ा गया। जी, 42वें संशोधन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1976 से पहले भारत समाजवादी नहीं था। और ये भारत का समाजवाद है किस तरह का? क्या ये वैसा है जैसा चीन या पुराने सोवियत संघ में था? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये विचार पहले नहीं था। अच्छा। संविधान के जो नीति निदेशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उनमें समाजवाद के तत्व पहले से ही मौजूद थे। हाँ। 1976 में इसे प्रस्तावना में जोड़कर बस और ज्यादा स्पष्ट कर दिया गया।
बल्कि कांग्रेस पार्टी ने तो 1955 के अवार्डी अधिवेशन में ही एक प्रस्ताव पास किया था समाजवादी ढांचे का समाज बनाने का। ओके। जहां तक भारत के समाजवाद के प्रकार का सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने अपनाया है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद, ये साम्यवादी समाजवाद से कैसे अलग है? देखिए, साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं, फैक्ट्री, जमीन, सब पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। निजी संपत्ति लगभग खत्म कर दी जाती है। हाँ। जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में यकीन रखता है। मतलब सरकारी क्षेत्र भी रहेगा और निजी क्षेत्र भी, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो फिर इसका लक्ष्य क्या है भारत वाले समाजवाद का? सुप्रीम कोर्ट ने इसे समझाया है। लक्ष्य है गरीबी खत्म करना, भूखमरी, बीमारी और जो मौके की असमानता है उसे खत्म करना। अवसर की असमानता। हाँ, इसे अक्सर कहा जाता है कि ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक अनोखा मिश्रण है। अच्छा। लेकिन इसमें झुकाव गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज्यादा माना जाता है। जैसे नकारा बनाम भारत संघ केस 1983 में भी इस तरफ इशारा किया गया था। हालांकि एक बात और है, 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, हाँ, एलपीजी रिफॉर्म्स जिसे कहते हैं, हाँ, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि भारत का जो समाजवादी चरित्र है वो शायद कुछ फीका पड़ गया है। इस पर बहस तो चलती रहती है। निश्चित रूप से आर्थिक नीतियों का समाजवाद की व्याख्या पर असर तो पड़ता ही है। ये एक गतिशील अवधारणा है। बिल्कुल। अच्छा, अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। सेक्युलर। ये भी 1976 में ही जोड़ा गया। जी, उसी संशोधन से। तो क्या फिर वही सवाल कि क्या भारत 1976 से पहले पंथ निरपेक्ष नहीं था? और ये जो भारतीय पंथ निरपेक्षता है, ये पश्चिमी देशों से कैसे अलग है? बिल्कुल वही सवाल, और जवाब भी लगभग वैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में ही कह दिया था कि भले ही ये शब्द प्रस्तावना में एक्सप्लिसिट रूप से ना लिखा हो, संविधान का जो मूल ढांचा है वो पंथ निरपेक्ष ही है। अच्छा, पहले से ही है? हाँ, हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है, वो इसी बात का प्रमाण है। तो फिर इसकी खासियत क्या है? पश्चिम से अलग कैसे है? यहीं पर भारतीय मॉडल की एक विशिष्टता है। पश्चिम में पंथ निरपेक्षता का मतलब अक्सर होता है राज्य और धर्म का एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना, कंप्लीट सेपरेशन। राज्य धर्म के मामले में बिल्कुल दखल नहीं देगा। ठीक है। लेकिन भारत ने जो अपनाया है उसे कहते हैं सकारात्मक अवधारणा, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। सकारात्मक कैसे? इसका मतलब है कि यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वो किसी धर्म को मानेगा नहीं, लेकिन वो सभी धर्मों का समान आदर करेगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें समान संरक्षण और समर्थन भी देगा। अच्छा, मतलब किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि सबके साथ है। बिल्कुल, ये न तो धर्म विरोधी एथिस्टिक है, ना ही किसी एक धर्म को मानने वाला थियोक्रेटिक। सभी धर्मों को फलने फूलने का समान अवसर यहाँ मिलता है। पूर्व कानून मंत्री HR गोखले और पूर्व मुख्य न्यायाधीश PB गजेंद्र गढ़कर जैसे विशेषज्ञों ने भी इसी बात पर जोर दिया है। ये वाकई एक अहम फर्क है। चलिए, अब लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक शब्द पर आते हैं। लोकतंत्र का मतलब तो हम सब समझते हैं, जनता का शासन, है ना? लेकिन प्रस्तावना में इसका क्या खास मतलब है? देखिए, प्रस्तावना कहती है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथ में है, जिसे लोकप्रिय संप्रभुत्व कहते हैं। हाँ। अब लोकतंत्र दो तरह का हो सकता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसा स्विट्जरलैंड में है, जहां लोग सीधे वोट करते हैं हर कानून पर। हाँ, जहां लोग सीधे कानून बनाने या बड़े फैसले लेने में हिस्सा लेते हैं, जैसे जनमत संग्रह, रेफरेंडम होता है, पहल होती है वगैरह। और भारत में है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हाँ, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो हमारी तरफ से सरकार चलाते हैं और कानून बनाते हैं। और भारत ने इसमें भी संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, यानी सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है। बिल्कुल। कार्यपालिका यानी सरकार अपनी नीतियों और कामों के लिए विधायिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव हो जाना ही लोकतंत्र है, या प्रस्तावना का इशारा कुछ और गहरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। प्रस्तावना में जो लोकतांत्रिक शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं है। तो और क्या है?
इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में 25 नवंबर 1949 को इस पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र, इसका क्या मतलब है? थोड़ा और समझाएंगी? इसका मतलब है जीवन जीने का एक ऐसा तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करे। अंबेडकर ने इन्हें त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कहा था। त्रिमूर्ति? हाँ, उन्होंने चेतावनी दी थी कि इनमें से किसी एक को भी बाकी दो से अलग कर देंगे तो लोकतंत्र का असली मकसद ही खत्म हो जाएगा। कैसे? सोचिए, अगर सबको समान अवसर न मिले यानी समानता न हो तो कुछ लोगों की स्वतंत्रता बाकी लोगों पर हावी हो जाएगी, है ना? हाँ, बात तो सही है। और अगर स्वतंत्रता ही न हो तो समानता का मतलब होगा सब एक जैसे बन जाएं। किसी में कुछ नया करने की, आगे बढ़ने की पहल ही खत्म हो जाएगी। और इन दोनों का आधार है भाईचारा। बिल्कुल। भाईचारे के बिना स्वतंत्रता और समानता टिक नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1997 में कहा था कि संविधान का लक्ष्य एक समतावादी समाज बनाना है। तो लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है, ये जीवन का एक तरीका है। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, अब अगला शब्द है गणराज्य। जी। रिपब्लिक। हाँ। अक्सर लोग लोकतांत्रिक और गणराज्य को एक ही समझ लेते हैं। इनमें क्या अंतर है? हाँ, ये एक आम भ्रम है। देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था दो तरह की हो सकती है। अच्छा। एक होती है राजशाही, मोनार्की, जी। जैसे ब्रिटेन में है। वहां लोकतंत्र तो है, पर देश का प्रमुख कौन है? राजा या रानी। और ये पद कैसा है? वंशानुगत, मतलब पिता के बाद बेटा या बेटी। हाँ। दूसरी होती है गणराज्य, रिपब्लिक, जैसे अमेरिका है या भारत है। यहाँ देश का प्रमुख चुना हुआ होता है, चाहे सीधे जनता चुने हाँ, चाहे सीधे चुने या अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत के संदर्भ में गणराज्य होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, यानी हमारे राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है। उन्हें एक निश्चित अवधि यानी 5 साल के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। ठीक है। इसके दो और महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, कि जो राजनीतिक शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति जैसे राजा में नहीं है, बल्कि देश की जनता में निहित है। और दूसरा, देश में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है। मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसे जन्म के आधार पर खास अधिकार मिले। सभी सरकारी पद बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। ये राजशाही से बिल्कुल अलग व्यवस्था है। बिल्कुल साफ हो गया। अब आते हैं संविधान के उद्देश्यों पर। प्रस्तावना 4 मुख्य उद्देश्यों की बात करती है: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। जी। पहले न्याय, जस्टिस को लेते हैं। इसमें 3 तरह के न्याय की बात कही गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनका क्या मतलब है? हाँ, ये तीनों मिलकर ही पूर्ण न्याय बनाते हैं। कैसे? देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी भी वर्ग को कोई खास रियायतें नहीं मिलेंगी। और जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे SC, ST, OBC और महिलाएं, उनकी स्थिति सुधारने पर खास जोर दिया जाएगा। ठीक है। और आर्थिक न्याय? आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक कारणों से कोई भेदभाव ना हो। लोगों के बीच आय, संपत्ति और अवसर की जो बहुत बड़ी बड़ी असमानताएं हैं, उन्हें कम करने की कोशिश की जाए। जब सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलते हैं तो उसे अक्सर वितरणात्मक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं। अच्छा। और तीसरा, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय? राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिले, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पदों तक पहुंचने का समान अवसर और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। ये जो न्याय का आदर्श है, ये कहाँ से प्रेरित माना जाता है? ये आदर्श खासकर सामाजिक और आर्थिक न्याय वाला माना जाता है कि 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। अच्छा। और इन्हें लागू करने की कोशिश संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के जरिए की गई है। ठीक है। न्याय के बाद अगला आदर्श है स्वतंत्रता, लिबर्टी। प्रस्तावना कहती है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हाँ,
स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पर कोई बंधन ना हो। तो फिर इसका मतलब ये भी है कि हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का, अपनी प्रतिभा का पूरी तरह विकास करने के अवसर मिले। प्रस्तावना में जो ये स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, सोचने की, बोलने की, मानने की, पूजा करने की, ये सब हमें मौलिक अधिकारों के रूप में मिली हैं। और अगर इनका हनन होता है तो हम अदालत जा सकते हैं। लेकिन क्या ये स्वतंत्रता असीमित है? मतलब क्या मैं कुछ भी कहने या करने के लिए आजाद हूं? नहीं नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है, बल्कि योग्य है। क्वालिफाइड। योग्य मतलब ये कि आप अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल वहीं तक कर सकते हैं जहां तक कानून इजाजत देता है और जिससे दूसरों की स्वतंत्रता या समाज की व्यवस्था भंग ना हो। यानी कुछ सीमाएं हैं। हाँ, संविधान खुद इन पर कुछ वाजिब सीमाएं लगाता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के ये तीनों आदर्श फ्रांसीसी क्रांति 1789-1999 की देन माने जाते हैं। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद है समता, इक्वालिटी, यानी बराबरी। ये कैसे सुनिश्चित होती है? समता का सीधा मतलब है कि समाज में किसी भी वर्ग को कोई खास दर्जा या विशेषाधिकार न मिले और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए बिना किसी भेदभाव के बराबर मौके मिले। मौके की समानता। हाँ, प्रस्तावना कहती है स्थिति और अवसर की समानता। इसके 3 पहलू देखे जा सकते हैं संविधान में। कौन कौन से? पहला है नागरिक समानता, मतलब कानून के सामने सब बराबर, अनुच्छेद 14। धर्म, जाति, लिंग वगैरह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, अनुच्छेद 15। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका, अनुच्छेद 16। छुआछूत खत्म, अनुच्छेद 17। कोई विशेष उपाधियां नहीं, अनुच्छेद 18। ये सब मौलिक अधिकार है। दूसरा है राजनीतिक समानता, मतलब वोट देने का अधिकार सबको है, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर मना नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 325। और चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे, अनुच्छेद 326। ठीक है। और तीसरा है आर्थिक समानता। ये मुख्य रूप से नीति निदेशक सिद्धांतों में है। जैसे अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य कोशिश करेगा कि सभी पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के समान साधन मिले और समान काम के लिए समान वेतन मिले। और चौथा उद्देश्य है बंधुता, फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। संविधान इसे कैसे बढ़ावा देता है? ये सिर्फ आदर्श नहीं बल्कि एक जरूरत है, खासकर भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए। संविधान इसे कई तरीकों से बढ़ावा देता है। सबसे पहले तो है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, बिल्कुल, किसी राज्य के नहीं। ये अपने आप में भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। फिर हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51A, उनमें भी साफ लिखा है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो आपसी सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा दे और धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग के आधार पर भेदभाव न करे। प्रस्तावना ये भी कहती है कि बंधुता को 2 चीजें सुनिश्चित करनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। बिल्कुल सही। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब है कि हर इंसान महत्वपूर्ण है, उसका सम्मान होना चाहिए। संविधान सभा के सदस्य थे KM मुंशी। उन्होंने कहा था कि संविधान सिर्फ भौतिक जरूरतें पूरी नहीं करता, बल्कि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को पवित्र मानता है। हमारे मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत इसी गरिमा को सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। मौलिक कर्तव्यों में ये भी है कि महिलाओं की गरिमा का सम्मान करें और ऐसी प्रथाओं को त्यागें जो उनके सम्मान के खिलाफ हों। और दूसरी चीज, राष्ट्र की एकता और अखंडता। हाँ, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। इसमें जो अखंडता शब्द है, ये भी 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। अच्छा, ये भी बाद में जोड़ा गया? जी, इसका मतलब सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा करना नहीं है, बल्कि लोगों के बीच एक मनोवैज्ञानिक एकता, एक होने की भावना भी है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहता है, जिसका मतलब है कि राज्य अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल, राज्यों को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। बंधुता का उद्देश्य यही है कि हम जो तमाम बाधाएं हैं, जैसे सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, इनको पार करके एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बने। तो हमने प्रस्तावना के शब्दों और उद्देश्यों को काफी विस्तार से समझा। अब वापस उस सवाल पर आते हैं कि ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
क्यों इसे संविधान की आत्मा, कुंजी, कुंडली ये सब कहा गया? क्योंकि ये सिर्फ एक परिचय नहीं है, ये संविधान का दर्शन है, उसकी फिलॉसफी है। इसमें वो बुनियादी मूल्य समाये हुए हैं, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक, जिन पर हमारा पूरा संविधान टिका है। अच्छा। ये संविधान बनाने वालों की सोच, उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं का निचोड़ है। जैसे सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था, प्रस्तावना वो कहती है जो हमने इतने समय से सोचा या सपना देखा था। और भी कई लोगों ने इसकी तारीफ में बहुत कुछ कहा है शायद। हाँ, बहुत लोगों ने। के.एम. मुंशी ने इसे हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा। कुंडली, हॉरोस्कोप। हाँ, हॉरोस्कोप। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने तो बहुत कुछ कहा। उन्होंने इसे संविधान का सबसे कीमती हिस्सा, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान में जड़ा गहना और यहाँ तक कि संविधान के मूल्यांकन का सही पैमाना बताया। वाह। एक मशहूर ब्रिटिश राजनीति विज्ञानी थे सर अर्नेस्ट बार्कर। वो इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत में छापा और इसे संविधान का कीनोट कहा। अच्छा। और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने इसे हमारे संविधान की आत्मा कहा, जो एक घोषणा से बढ़कर है और एक ऐसा संकल्प है जिससे सिर्फ क्रांति ही बदल सकती है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक तकनीकी सवाल है जो हमेशा उठता रहा है। क्या प्रस्तावना कानूनी तौर पर संविधान का हिस्सा है? क्या हम इसे कोर्ट में ले जा सकते हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प कानूनी यात्रा रही है इस सवाल की। शुरू में 1960 में एक मामला आया था, बेरूबारी यूनियन मामला। बेरूबारी, हाँ सुना है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के विचारों को समझने की कुंजी जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो पहले इसे हिस्सा नहीं माना गया था? हाँ, शुरू में नहीं, लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला। हाँ, वो तो मूल ढांचे के सिद्धांत के लिए मशहूर है। बिल्कुल। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी राय पलट दी और साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। अच्छा, तो 1973 से ये हिस्सा मानी जाने लगी? जी, कोर्ट ने माना कि इसका बहुत महत्व है और पूरे संविधान को प्रस्तावना की रोशनी में ही पढ़ा और समझा जाना चाहिए। बाद में 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामले में भी कोर्ट ने इसी बात को फिर से दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। एक और रोचक बात मैंने पढ़ी थी कि प्रस्तावना को संविधान सभा ने सबसे अंत में अपनाया था। मतलब जब बाकी पूरा संविधान बन चुका था तब इससे पास किया गया। ऐसा क्यों? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तावना वही कह रही है जो संविधान के बाकी हिस्सों में है। मतलब दोनों में कोई विरोधाभास ना हो। अच्छा, तालमेल बैठाने के लिए। जी, जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने प्रस्तावना को वोट के लिए रखा तो उन्होंने पूछा था, प्रश्न ये है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा बने, और प्रस्ताव पास हो गया था। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, वो संविधान निर्माताओं के इरादे के भी बिल्कुल अनुरूप है। लेकिन इसके साथ दो शर्तें भी जुड़ी हैं शायद, कि ये हिस्सा तो है पर। बिल्कुल सही। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। पहली, प्रस्तावना न तो सरकार को यानी विधायिका को कोई शक्ति देती है और न ही उसकी शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। मतलब इसके आधार पर कानून नहीं बन सकता या रुक सकता? हाँ, सीधे तौर पर नहीं। और दूसरी बात, ये गैर न्यायिक, नॉन जस्टिसेबल है। गैर न्यायिक यानी आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट जाके ये नहीं कह सकते कि मेरे इस अधिकार का हनन हुआ है, इसे लागू करवाइए। इसे सीधे तौर पर अदालतों में लागू नहीं करवाया जा सकता। ये महत्वपूर्ण है। तो अगर ये संविधान का हिस्सा है तो क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है, जैसे 1976 में किया गया था? क्या संसद प्रस्तावना को बदल सकती है? ये सवाल भी उसी केशवानंद भारती मामले 1973 में ही उठा था, क्योंकि जब कोर्ट ने मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो अगला सवाल यही था कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, इसे बदला जा सकता है? और कोर्ट का क्या कहना था इस पर? कोर्ट ने कहा, हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है क्योंकि वो संविधान का ही हिस्सा है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी। शर्त? वो मूल ढांचे वाली? बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान की मूल संरचना या बुनियादी विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकते, और ये बुनियादी विशेषताएं प्रस्तावना में भी झलकती हैं। मतलब आप प्रस्तावना के जो मूल आदर्श है
उन्हें खत्म नहीं कर सकते संशोधन करके। और अब तक इसमें सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। हाँ, केवल एक बार 1976 में 42वें संशोधन द्वारा, जिसने वो 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और इस संशोधन को वैध माना गया क्योंकि कोर्ट के अनुसार इसने मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया था। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना महज कुछ शब्द नहीं है। ये हमारे संविधान की पहचान है, उसकी आत्मा है, उसका दर्शन है, उसकी कुंजी है। बिल्कुल। ये बताती है कि शक्ति भारत के लोगों में है। हमारा देश कैसा होगा? संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। निश्चित रूप से। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो बदल नहीं सकती। इसकी व्याख्या, जैसा हमने देखा, बेरुबारी से केशवानंद तक समय के साथ विकसित हुई है। इसमें संशोधन भी हुआ है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा संविधान और उसकी आत्मा, उसकी प्रस्तावना एक जीवंत दस्तावेज है जो समय और जरूरतों के साथ विकसित हो सकते हैं, बशर्त ये है कि मूल सिद्धांत सुरक्षित रहें। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो प्रस्तावना में महान आदर्श दिए गए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, आज के भारत में जमीनी हकीकत पर कितने खरे उतरते हैं? सोचने वाली बात है। इन आदर्शों के बीच कभी-कभी एक तनाव भी दिखता है ना? जैसे स्वतंत्रता और समानता के बीच, या समाजवाद के आदर्श और उदारीकरण की नीतियों के बीच। ये तनाव हमारे समाज और राजनीति को कैसे दिशा दे रहा है? क्या ऐसा लगता है कि आज प्रस्तावना के किसी पहलू पर नए सिरे से सोचने या उसे और मजबूत करने की जरूरत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।